जीआरटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बेसिक जीएसटी के एक सीरीज देख रहे हैं और आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है इनवाइसिंग रूल ऑफ जीएसटी। जीएसटी का इनवाइसिंग रूल क्या है, सबसे पहले हमें उसे समझना है। देखिए, इनवाइसिंग का जो रूल होता है ये किसी भी टैक्स सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, क्योंकि इनवाइसिंग रूल हमें ये बताता है कि हमें इनवाइस बनाते समय कौन कौन से पॉइंट है जो इनवाइस में मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, और हमारे इनवाइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये सब कुछ हमें इनवाइसिंग रूल के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। इसलिए हमें जीएसटी का इनवाइसिंग रूल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम जीएसटी के इनवाइसिंग रूल को नहीं समझेंगे तब तक हम इनवाइस को अच्छी तरीके से इशू नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर हमें इनवाइसिंग के रूल को नहीं समझ में आएगा तो हम इसका प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हमें देखना है इनवाइसिंग रूल। देखिए, जीएसटी में अगर देखा जाए तो दो तरह का इनवाइस हम बना सकते हैं। एक है हमारा टैक्स इनवाइस और दूसरा है बिल ऑफ सप्लाई। और जीएसटी में अगर ध्यान दें आप लोग तो प्रोडक्ट को भी दो तरीके से बांट सकते हैं हम लोग। जो भी हमारा आइटम है, कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है टैक्सेबल और दूसरी कैटेगरी होती है एग्जेम्प्टेड। अगर किसी प्रोडक्ट पर टैक्स लगा है, अगर किसी प्रोडक्ट पर टैक्स है, चाहे 3% हो, 5% हो, 12% हो, 18 हो या 28 हो, अगर किसी प्रोडक्ट पर टैक्स लगा है तो उसे हम बोलेंगे टैक्सेबल गुड्स। बात समझ में आया? और कोई ऐसा आइटम हो जिस पर टैक्स नहीं लगाया गया है, जैसे एग्रीकल्चर का कोई प्रोडक्ट हो गया, आप लोगों की बुक्स हो गई, ये सब टैक्स की कैटेगरी से बाहर है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? एग्जेम्प्टेड हो गया। जिस पर टैक्स लगा है वो टैक्सेबल है, जिस पर टैक्स नहीं लगा है वह क्या है? एग्जेम्प्टेड है। यानी जीएसटी में आइटम को हम दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक तो टैक्सेबल और दूसरा एग्जेम्प्टेड। ऐसे आइटम जिस पर टैक्स लगा है वो टैक्सेबल है और ऐसे आइटम जिस पर टैक्स नहीं लगाया जाता वो क्या है? एग्जेम्प्टेड। अब ध्यान समझो, टैक्सेबल को भी आगे हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं टैक्स स्लैब के अनुसार। कुछ ऐसे आइटम है जिस पर 3% जीएसटी लगाया जाता है, वो 3% की कैटेगरी में आ जाते हैं। कुछ ऐसे आइटम है जिस पर 5% लगाया जाता है, वो 5% की कैटेगरी में आते हैं। कुछ ऐसे आइटम है जो 12% के कैटेगरी में आते हैं। कुछ ऐसे आइटम है जो 18% की कैटेगरी में आते हैं। और कुछ ऐसे आइटम है जो 28% की कैटेगरी में आते हैं। इनको बोलते हैं टैक्स स्लैब। बात समझ में आ रहा ना? ये हमारे टैक्स के स्लैब हैं। 3% का स्लैब है, 5% का स्लैब है, 12 का स्लैब है, 18 का स्लैब है और 28 का स्लैब है। तो जीएसटी में टोटल 5 स्लैब बनाए गए हैं। कुछ ऐसे आइटम है जिन पर 3% जीएसटी लागू होता है, कुछ ऐसे आइटम है जो 5% पर आता है, कुछ ऐसे आइटम है जो 12% में आते हैं, कुछ ऐसे आइटम है जो 18 में आते हैं और कुछ ऐसे आइटम है जो 28 में आते हैं। अब किस आइटम पर कितना टैक्स लगता है इसको अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, उसका नाम है जीएसटी रेट फाइंडर। उसका नाम ही है जीएसटी रेट फाइंडर। ये जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन, उसका नाम है जीएसटी रेट फाइंडर। और इसको डाउनलोड करके अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे और उसमें आप सर्च करेंगे तो आपको एक एक आइटम का नाम, उस पर उसका एचएसएन कोड और उस पर लगने वाले टैक्स का इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। आपने सर्च किया एलईडी टीवी, तुरंत बता देगा कि इस पर टैक्स कितना परसेंट लगता है। किसी भी आइटम को अगर आप सर्च करेंगे तो उस पर उसका एचएसएन कोड और उस पर लगने वाले टैक्स को आप उससे निकाल सकते हैं। उस प्ले स्टोर से एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है जीएसटी रेट फाइंडर। इसको आप ट्राई करिएगा, देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? तो ओवरऑल हमारे दो तरह के प्रोडक्ट हैं, दो तरह के आइटम हैं, एक है टैक्सेबल और दूसरा क्या है? एग्जेम्प्टेड है। अब हमें जीएसटी में दो तरह का इनवाइस इशू करना होता है। एक इनवाइस हमारा टैक्स इनवाइस और दूसरा है हमारा बिल ऑफ सप्लाई। ध्यान दीजिए, अगर रेगुलर का कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे टैक्स इनवाइस अनिवार्य रूप से इशू करना होता है। हमारा रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम में हुआ है और किसी ऐसे आइटम को हम सेल कर रहे हैं, किसी ऐसे आइटम को हम सेल कर रहे हैं जिस पर टैक्स पहले से एप्लीकेबल है, जिस पर टैक्स लगा है, तो हमारा आइटम कहलाएगा टैक्सेबल और उसको सेल करते समय हमें टैक्स इनवाइस इशू करना होता है। बात समझ में आया? यानी रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई भी डीलर अगर टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो टैक्स इनवाइस अनिवार्य रूप से इशू करना पड़ता है, जरूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है।
वहीं पर अगर बिल ऑफ सप्लाई अगर हमें इशू करना है तो उसके दो कंडीशन हमको दिए गए हैं। पहला, जब रेगुलर स्कीम के किसी डीलर के द्वारा एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया जाता है तो हमारा क्या करेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। और दूसरा, अगर कंपोजिशन डीलर के द्वारा कोई भी गुड्स सप्लाई किया जाएगा तो वो हमेशा बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। कंपोजिशन स्कीम का डीलर कोई भी आइटम सेल करे, चाहे टैक्सेबल चाहे एग्जेम्प्टेड, दोनों ही केस में उसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा। बात समझ में आया? सबसे नीचे एक टेबल बनाया गया, इस टेबल में भी इस चीज को समझाया गया है कि अगर रेगुलर स्कीम का कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे टैक्स इनवाइस इशू करना पड़ता है। वही रेगुलर स्कीम का डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करता है तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। और अगर कंपोजिशन डीलर चाहे टैक्सेबल सप्लाई करे या फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाई करे, दोनों केस में उसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। बात समझ में आया? रेगुलर स्कीम का रजिस्टर्ड कोई डीलर अगर टैक्सेबल सप्लाई करेगा तो टैक्स इनवाइस, एग्जेम्प्टेड सप्लाई करेगा तो बिल ऑफ सप्लाई। सपोज करो हमारी कॉपी किताब की कोई दुकान और हमने ये मार्कर पेन सेल किया, इस मार्कर पेन पर 5% जीएसटी है, यानी यह टैक्सेबल है। हमें कौन सा इनवाइस बनाना होगा, टैक्स इनवाइस। लेकिन वहीं पर हमने बुक सेल किया और बुक पर टैक्स नहीं है, बुक क्या है, एग्जेम्प्टेड है, तो हमें बिल ऑफ सप्लाई बनाना पड़ेगा। और अगर हमारा रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम में हुआ है तो हमें हर कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करना पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई ही बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा ना? अब उसके बाद है इनवाइस की कितनी कॉपी बनानी है, वो चीज हमको ध्यान देना है। इसे बोलते हैं कॉपी ऑफ इनवाइसेस। अगर हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं और गुड्स में ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है, किसी ऐसे हैवी आइटम को सेल कर रहे हैं जिसको ट्रांसपोर्ट से डिलीवर करने की जरूरत है या किसी वाहन से या किसी गाड़ी से डिलीवर करने की जरूरत है, तो वहां पर हम 3 कॉपी बनाएंगे, एक ओरिजिनल, दूसरा डुप्लीकेट और तीसरा ट्रिप्लीकेट। अगर किसी ऐसे आइटम को हम सेल कर रहे हैं जो हैवी है और जिसको भेजने के लिए हमें किसी गाड़ी की जरूरत पड़ती है ना, किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो हम 3 कॉपी बनाएंगे। पहला कॉपी होगा ओरिजिनल कॉपी, पहला है हमारा ओरिजिनल इनवाइस। ये किसके द्वारा होगा, ये होगा रिसीवर के लिए, जो उस आइटम को खरीदेगा उसके लिए होगा ओरिजिनल इनवाइस। दूसरा है डुप्लीकेट, ये होगा हमारे ट्रांसपोर्टर के लिए या अगर हम गाड़ी से भेज रहे हैं तो गाड़ी के ड्राइवर के लिए। और तीसरा होगा ट्रिप्लीकेट, ये होगा सप्लायर के लिए। बात समझ में आ रहा ना? अगर मान लो जैसे मान लो सीमेंट का हमारा होलसेल का काम है, हमने एक ट्रक सीमेंट लोड करके किसी के यहाँ भेज दिया, सेल कर दिया, तो हम उसकी 3 कॉपी बनाएंगे, एक कॉपी ड्राइवर को देंगे, एक कॉपी खरीदने वाले को और एक अपने ऑफिस रिकॉर्ड में रखेंगे। बस मैं, लेकिन अगर हम सर्विसेज सप्लाई करें तो सिर्फ 2 कॉपी बनेगा, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट। ओरिजिनल होगा रिसीवर के लिए या रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज के लिए और डुप्लीकेट होगा हमारा सप्लायर के लिए। बस 2 कॉपी बनाएंगे। बस समझ में आ रहा ना? अब है अगला कार्यक्रम है हमारा एचएसएन कोड। देखो एचएसएन कोड क्या, ध्यान समझो। जीएसटी में बहुत सारे आइटम हैं, अगर इस देखा जाए तो बहुत सारे आइटम हैं और हर आइटम को पहचान कर पाना संभव नहीं है। जिस तरह एक स्कूल में एक ही क्लास में एक ही नाम से एक से अधिक बच्चे हो सकते हैं, जैसे हमारे क्लास में 4 सपना है ना, अब इन चारों सपना को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से। उसी तरह एक ही नाम से ढेर सारे आइटम हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, उनके एचएसएन कोड के माध्यम से। तो एचएसएन कोड के माध्यम से उस आइटम की पहचान होती है। और एचएसएन कोड हमेशा क्या है, हर आइटम के लिए अलग अलग होता है। बात समझ में आया? टीवी के लिए अलग होगा, फ्रिज के लिए अलग होगा, वॉशिंग मशीन के लिए अलग होगा। हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एचएसएन कोड होता है जिससे उस प्रोडक्ट की कैटेगरी की पहचान होती है, वो प्रोडक्ट हमारा किस कैटेगरी का है। अब ध्यान समझिए, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए एचएसएन कोड को बनाया गया। देखिए, इन जीएसटी regime में each invoice will have mention HSN code for each item sold or SAC code for each service provided। यानी अगर हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो हमें अपने इनवाइस पर सैक कोड लिखना होगा, ठीक। और अगर हम आइटम सेल करेंगे तो हमें एचएसएन कोड करना पड़ेगा जीएसटी के रूल के हिसाब से। एचएसएन का मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम और नॉमेनक्लेचर। इट इज ए मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट। ये क्या है, ये मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट कोड है।
जिसको बनाया किसने? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने। कोरोना के टाइम पे आपने WHO का नाम बहुत सुना होगा। हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करता है? पूरे वर्ल्ड के हेल्थ को कंट्रोल करता है। ठीक है। उसी तरह पूरे दुनिया में बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, व्यापार को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं WCO। तो WCO ने ही HSN कोड को बनाया। अब बहुत सारी कंट्री ने उस HSN कोड को अपने देश में टैक्स सिस्टम के साथ जोड़ दिया, लागू कर दिया। इन इंडिया, HSN कोडिंग इज करंटली यूज्ड अंडर एक्साइज, कस्टम एंड स्टेट वैट। यानी GST से पहले इसको एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा, कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा और यूपी वैट में यानी स्टेट वैट में भी लागू किया गया था। लेकिन अब इसका इस्तेमाल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। इट इंक्लूड अराउंड 5000 कम्युनिटी ग्रुप्स, यानी 5000 आइटम के ग्रुप्स के साथ ये बनाया गया है। ईच रिकग्नाइज्ड बाय 6 डिजिट कोड, जिनको 6 अंक का कोड दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन इज ए लीगल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक, और जिससे क्या है, जो हमारे आइटम है वो लीगल और लॉजिकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज हो गए। ठीक है। एंड इज सपोर्टेड बाय वेल डिफाइंड रूल टू अचीव यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन। द सिस्टम इज यूज्ड बाय मोर देन 200 कंट्रीज। इस सिस्टम को 200 से अधिक देशों में यूज किया जाता है। एंड इकोनॉमिक्स एज बेसिस ऑफ दियर कस्टम टैरिफ्स एंड फॉर द कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिक्स। यानी इसका इस्तेमाल 200 से अधिक देशों में किया जाता है। ठीक है। जिसका मेन उद्देश्य होता है कि किसी भी आइटम को क्लासिफाइड करना, उसको आइडेंटिफाई करना। बस मेन स्टेप इसका यही है। अब हमें ये देखना है कि ये HSN कोड जो होता है वह कितने डिजिट का हमें इस्तेमाल करना है और हमारे लिए कितने डिजिट्स का कोड बनाया गया है। ध्यान समझिए। इसके लिए टर्नओवर को बेस बनाया गया है, टर्नओवर को आधार बनाया गया है। अगर हमारे बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक है, अगर पूरे साल में हम 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ रुपए तक का सेल करते हैं, तो हम 2 अंक का HSN कोड मेंशन करेंगे अपने टैक्स इनवाइस में, इनवाइस बनाते समय। बात समझ में आया ना? अगर GST में कोई भी आइटम आप परचेज करते हैं, तो आइटम को परचेज करने के बाद आपको इस तरीके का एक इनवाइस मिलता है। इस इनवाइस में सबसे ऊपर हेडिंग दी रहती है टैक्स इनवाइस। आप कोई भी आइटम परचेज करें जिसका बिल आपको, पक्का बिल आपको मिले, तो ऊपर लिखा रहेगा टैक्स इनवाइस। और इस टैक्स इनवाइस में जो आइटम होंगे उन आइटम के नाम भी दिए होंगे और उन आइटम के नाम के सामने HSN कोड भी उनका मेंशन किया हो गया। जैसे यहाँ पे 3 आइटम दिए गए हैं और उन तीनों आइटम का HSN कोड यहाँ पर क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। तो ये HSN कोड मेंशन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, हमारे लिए आसानी क्या है कि हम HSN कोड कैसे पता करेंगे? तो जब हम परचेज करेंगे तो परचेज के बिल पर HSN कोड मेंशन होगा और वही HSN कोड हम अपने बुक्स में मेंशन करेंगे और सेल करते समय ऑटोमेटिक HSN कोड हमारे इनवॉइस पर प्रिंट हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा ना? HSN कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, किस आइटम का HSN कोड क्या है ये रटने की जरूरत नहीं है। जब हम परचेज करते हैं तो हमारा सप्लायर हमें बिल बनाकर देता है और उस बिल पर HSN कोड पहले से मेंशन रहता है। बस हमें करना क्या होता है, HSN कोड की टैली में एंट्री करनी होती है और अगेन जब हम सेल करेंगे तो वह HSN कोड हमारे इनवॉइस पर प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? तो अगर हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में है, कब? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो हमें 2 डिजिट का HSN कोड मेंशन करने की जरूरत है। बस में अगर हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ रुपए तक है, तो हमें 2 अंक का HSN कोड अपने इनवॉइस पर मेंशन करने की जरूरत है। अब देखो दे रखा है, need to specify HSN code only 2 digits chapter label as an optional exercise for the first year of the GST operation। यानी GST जब लागू हुआ 2017 में तो पहले साल इसको ऑप्शनल कर दिया गया, कंपलसरी नहीं किया गया, ऑप्शनल। आप चाहें तो मेंशन करें या फिर ना मेंशन करें। फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मैकेनिज्म स्पेसिफाइड 2 डिजिट पार्ट लेबल HSN कोड विल बी कंपलसरी फॉर ऑल टैक्सेबल इंडिविजुअल्स with the turnover between
1.5 पे 15 करोड़ दे दिया गया है, यहाँ बना लो 1.5 करोड़ एंड 5 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। यहाँ एक पॉइंट छूट गया है तो ये हो जाएगा 1.5 करोड़। यानी 2 अंक का एचएसएन कोड हमें तब मेंशन करना है जब हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के भीतर है तब। और अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, लिखा है एचएसएन कोड आप 4 डिजिट विल बी मैंडेटरी फॉर टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में हमारा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो हमें 4 अंक का एचएसएन कोड मेंशन करना पड़ेगा अपने टैक्स इनवॉइस में। टर्नओवर विल बी कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ taxpayer self declaration for the first year. After completing the first year under GST, the turnover for the previous year will be considered for determining and use the 4-digit HSN code. हमारा पिछले साल का टर्नओवर कितना था, हम उसके आधार पर एचएसएन कोड निर्धारित करेंगे। अगर पिछले साल का टर्नओवर हमारा जो है 1.5 करोड़ के 5 करोड़ के भीतर था तो 2 अंक का एचएसएन कोड, अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो हमारा 4 अंक का एचएसएन कोड इस्तेमाल होगा। बस में। और अच्छी बात यह है कि टैली इतना स्मार्ट सॉफ्टवेयर है कि वो पिछले साल के टर्नओवर के आधार पर एचएसएन कोड अपने आप मेंशन कर लेगा कि उसको 2 अंक का लगाना है कि 4 अंक का लगाना है कि 6 अंक का लगाना है या 8 अंक का लगाना। 5 करोड़ से ज्यादा चाहे कितना भी हो, हाँ आपको 4 अंक का एचएसएन कोड लगाना। 5 करोड़ से चाहे जितना भी ज्यादा हो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब है 8 अंक का एचएसएन कोड कहाँ पे इस्तेमाल होगा? अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम विदेश से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या विदेश में कोई आइटम सेल कर रहे हैं तो वहां पर हमें 8 अंक का एचएसएन कोड मेंशन करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ छूट भी दे रखा है क्या? सबसे पहला है स्मॉल डीलर अंडर कंपोजिशन स्कीम विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेंशन एचएसएन कोड इन दियर इनवॉइसेज। जो छोटे डीलर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम में हुआ है उनको एचएसएन कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो बगैर एचएसएन कोड के भी अपना आइटम सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनके अलावा क्या क्या है? एचएसएन विल बी मेंशन इनवॉइसेज एंड मेंशन इन द जीएसटी टैक्स रिटर्न डिटेल। यानी जीएसटी के रिटर्न फॉर्म पर और इनवॉइसेज पर हमको एचएसएन कोड भरना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। तीसरा चीज स्मॉल बिजनेस अंडर कंपोजिशन स्कीम विल नॉट बी रिक्वायर्ड, वही सेम चीज रिपीट करके लिखा गया है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन द बिजनेस टैक्स पेयर विल बी रिक्वायर्ड टू मेंशन एचएसएन कोड ऑफ द गुड्स ही डील विद द ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। जैसे मान लो हमारी कपड़े की दुकान है तो हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पर हमें बताना पड़ेगा कि हम कपड़े के कौन कौन से आइटम में डील करते हैं और हमारा एचएसएन कोड कितना। बात समझ में आ रही ना? अगर उस कपड़े की दुकान में हम जूता भी सेल करते हैं तो हमें जूते का भी एचएसएन कोड मेंशन करना पड़ेगा। उसी शॉप पर हम बुक्स भी सेल करते हैं तो हमें बुक्स का एचएसएन कोड मेंशन करना पड़ेगा। यानी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हम कौन कौन से आइटम का बिजनेस करते हैं और उन आइटम का एचएसएन कोड क्या है। बस में है ना? रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही हमें बताना पड़ेगा कि हम कौन कौन से आइटम में डील करते हैं और उन आइटम के एचएसएन कोड क्या है, ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। सर्विसेज विल बी क्लासिफाइड एज पर द सर्विस अकाउंटिंग कोड। जो सर्विसेज है उनके लिए सैक कोड बनाया गया है। दियर इज सर्विसेज अकाउंटिंग कोड इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सर्विस टैक्स। दिस इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम इन जीएसटी रिजीम एज वेल। यानी सैक कोड को पहले सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट यूज करता था, अब उसको जीएसटी में लागू कर दिया गया और बिल्कुल वो सेम तरीके से वर्क करेगा जैसे हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट में काम होता था, सेम उसी तरीके से। अब अब अगला टॉपिक है इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म। इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म में क्या है, ध्यान समझिए। लिखा है आईटीसी का सीमलेस फ्लो जीएसटी का एक बेसिक फीचर्स है। सीमलेस फ्लो मतलब लगातार चलने वाला, उसे बोलते हैं सीमलेस फ्लो।
एक ऐसा सिस्टम जो लगातार चले उसे सीमलेस फ्लो बोलता है। जैसे अगर रोज पढ़ाई करते तो हम लोग आप कंटिन्यू स्टडी करते हैं तो आपको बोला था सीमलेस स्टडी, यानी अब रोज स्टडी करते हैं, डेली स्टडी करते हैं तो वो आपका सीमलेस। आईटीसी का सीमलेस फ्लो जीएसटी का बेसिक फीचर है, जिसके अंतर्गत आईटीसी का फ्लो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की ओर होता है। आईटीसी कहाँ मूव होती है? मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की ओर। चूंकि लास्ट मंथ में रिटर्न भरने के बाद शेष बची हुई आईटीसी को करंट मंथ की आईटीसी में पहले ऐड किया जाता है, फिर उसे करंट मंथ की टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया जाता है। अगर आईटीसी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा हुई तो टैक्स पेयर को इस मंथ में कोई भी टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है। शेष बची हुई आईटीसी को अगले मंथ की टैक्स लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ यानी एडजस्ट किया जाता है, और अगर आईटीसी कम पड़ जाती है तो टैक्स जमा करना होगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम बात समझ में आ रहा ना? यानी हमारे ऊपर कितनी लायबिलिटी है उसको पहले हम आईटीसी के साथ एडजस्ट कर लेंगे। अगर आईटीसी हमारी ज्यादा हुई तो टैक्स जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लायबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद जितना आईटीसी हमारे पास बचेगा उस आईटीसी को अगले साल फॉरवर्ड कर देंगे अगले मंथ में, और अगले मंथ में फॉरवर्ड करने के बाद अगले मंथ के टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। चलो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है? अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि टैक्स लायबिलिटी को हम आईटीसी के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मान लो दिसंबर के महीने का डिटेल हम लिख रहे हैं। दिसंबर में हमने परचेज किया और जो हमारी परचेज वैल्यू थी वो थी 1 लाख रुपए का। पूरे दिसंबर में हमने 1 लाख रुपए का परचेज कर लिया। बात समझ में आ रहा ना? और जो हमारा आइटम है उन आइटम पर जो हमारा कोड है वो है 5%, यानी आइटम पर जीएसटी कितना है? 5%। इस 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा बताइए? नहीं, 1 लाख रुपए। हाँ, 1 जीरो और बढ़ती है, ठीक है। 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा बताओ? 5,000 हो जाएगा, यानी जीएसटी इस पर कितना हो जाएगा? 5,000 रुपए। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,05,000। 1,05,000 यही हो जाएगा ना? 1,05,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। सही है, सही है। 1,05,000। इसको लिखने में बड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है? 1,05,000। अब सोचो इस महीने की आईटीसी हमारी कितनी हो गई दिसंबर में? दिसंबर की आईटीसी कितनी हो गई? 5,000, क्योंकि आइटम को खरीदते समय हमने 5,000 रुपए टैक्स दिया था, इसलिए दिसंबर के महीने की आईटीसी कितनी हो गई? 5,000। अब चलो हम सेल कर रहे हैं दिसंबर के महीने में। मान लो दिसंबर के महीने में हमारा बिजनेस बहुत ही डाउन गया और हमारी जो सेल हुई है वो सेल केवल हुई है 80,000 रुपए। अब 80,000 रुपए की सेल होगी तो हमारा जीएसटी कितना हो जाएगा? 5% के हिसाब से 80,000 का 5% निकालिए, कितना हो जाएगा? 4। यानी हम ये बोल सकते हैं कि दिसंबर के महीने की जो हमारी टैक्स लायबिलिटी थी वो टैक्स लायबिलिटी कितनी है? टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 4 है ना? बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्या दिसंबर के महीने में कोई टैक्स देने की जरूरत है? बताओ। दिसंबर के महीने की टैक्स लायबिलिटी है 4,000 और आईटीसी है 5,000, तो क्या कोई टैक्स देना है? नहीं देना है, क्योंकि आईटीसी हमारी ज्यादा है। तो दिसंबर के महीने में जो टैक्स होगा वो हो जाएगा 4,000 माइनस 5,000, बचेगा कितना? माइनस में 1,000, यानी हमको टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर के महीने के लास्ट में हमारे पास आईटीसी बच जाएगी कितनी? 1,000। भाई हम लोग को 4,000 टैक्स देना था, वो 4,000 टैक्स हमने आईटीसी से पे कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास आईटीसी कितनी बच रही है? 1,000। तो क्या ये आईटीसी गवर्नमेंट हमको दिसंबर के महीने में वापस कर देगी? बताइए, वापस कर देगी? नहीं वापस करेगी। वो बोलेगी ऐसा है, जनवरी में जब तुम्हारे ऊपर कोई टैक्स आएगा उस वहां पर हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। भाई आपको 1,500 फीस जमा करना था हमारे पास इस महीने में,
ठीक है, जनवरी के महीने में आपने 2000 जमा कर दिया, ठीक है, तो क्या हम 500 रुपये आपको वापस कर देंगे? नहीं, हम आपसे ये बोलेंगे कि फरवरी के महीने में जब फीस जमा करना तो 500 रुपये वहां पे एडजस्ट कर लेंगे, और आपको फरवरी के महीने में केवल 1000 रुपये जमा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा ना? इसलिए गवर्नमेंट भी वहां क्या करेगी, गवर्नमेंट 1000 रुपये आपके खाते में वापस नहीं भेजेगी। गवर्नमेंट कहेगी अच्छा कोई बात नहीं, जब जनवरी का टैक्स जमा करना होगा ना तो वहां पे उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। चलो अब जनवरी का सिनेरियो बनाते हैं। मान लो जनवरी के केस में जो हमारा परचेज है, जनवरी के महीने में हमने परचेज किया 80,000 रुपये, 80,000 रुपये, और इस पर जब जीएसटी लगाया 5% तो कितना आ गया? 4,000। यानी हमारी आईटीसी कितनी हो गई? 4। अब जनवरी के महीने हमने जो सेल किया वो सेल हमारा हो गया सपोज करो 1,20,000 रुपये, और इस पर जीएसटी कितना लगा? 5%, तो कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा ना? अब हमको देखना है कि जनवरी में हमारा टैक्स कितना है। तो जनवरी में टैक्स कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या करना है, हमें टोटल आईटीसी अपनी इकट्ठा कर लेनी। तो हम देखेंगे कि हमारी टोटल आईटीसी कितनी है। हमारे पास पहले से आईटीसी कितनी बची है? 1,000। 1,000 पिछले महीने की, इस महीने का कितना बचा है? 4,000 करंट महीने की, तो कितना हो गया? 5,000। बस नया, इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि लास्ट मंथ की रिटर्न भरने के बाद शेष बची हुई आईटीसी और करंट मंथ की आईटीसी को पहले ऐड किया जाता है। लास्ट मंथ की आईटीसी कितनी है? 1,000, और करंट मंथ की कितनी है? 4,000। पहले इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, फिर हम देखेंगे, फिर उसे करंट मंथ की टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया जाता है। करंट महीने की लायबिलिटी कितनी है? 6,000। अब टैक्स हमें कितना देना पड़ेगा? इस 6,000 में से, और ये जो जोड़ा था 5,000, ये एडजस्ट कर लेंगे, और टैक्स हमें कितना देना पड़ेगा? केवल और केवल 1,000। इसी को बोलते हैं आईटीसी का सीमलेस फ्लो होना, या इसी को बोलते हैं इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म। बात समझ में आया ना? तो यही इसका एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि हमारा इनपुट क्रेडिट का फ्लो कैसे होता है। यानी हर महीने हमको टैक्स कितना जमा करना है, पहले हम उसको आईटीसी के साथ एडजस्ट कर लेंगे, जितना पैसा एक्स्ट्रा होगा आईटीसी जितना कम होगा उतना ही टैक्स हमें जमा करना पड़ेगा। अगर आईटीसी हमारी करंट महीने में ज्यादा है तो हमको टैक्स जमा करने की कोई जरूरत नहीं, और बची हुई आईटीसी हमारी अगले महीने टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। अब एग्जांपल किसको किसको समझ नहीं आया वो पूछ लो, उसको एक बार और हम समझा दें। यही है इनपुट क्रेडिट का सेट ऑफ होना। ये एग्जांपल किसको किसको समझ नहीं आया? बार बार देखो, सारा खेला दो ही वर्ड्स का है, एक है हमारा टैक्स लायबिलिटी का और दूसरा है हमारा आईटीसी का। हमने आपको ये बताया कि दिसंबर के महीने हमने 1,00,000 परचेज किया और उस पर 5% के हिसाब से 5,000 रुपये टैक्स पे किया, यानी हमारी दिसंबर की आईटीसी कितनी हो गई? 5,000। दिसंबर हमारी 80,000 की सेल हुई, 80,000 का 5% निकालेंगे आ जाएगा 4,000, यानी टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी हो गई? 4,000। अब हमें ये देखना है क्या दिसंबर में कोई टैक्स देना है? नहीं, तो दिसंबर में 4,000 रुपये हमारा एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन 1,000 रुपये की आईटीसी हमारे पास बचेगी, और उस आईटीसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट यानी जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने हमारी परचेज हुई 80,000 की, 80,000 की परचेज होने के साथ साथ जीएसटी पे 5% है, तो कितना हमारी आईटीसी हो गई? 4,000। और हमारी सेल हुई 1,20,000 की, यानी हमारे को लायबिलिटी कितनी हो गई? 6,000 रुपए की। अब हम क्या करेंगे, पहले दोनों आईटीसी को जोड़ देंगे, पिछले महीने की और करंट महीने की, तो कितना हो गया? 4 1 5, और लायबिलिटी हमने देखा 6, तो 6 में से 5 घटा दिया, बचा कितना? 1,000। वही 1,000 रुपये हमको टैक्स देना। बात समझ आया? इसीलिए वहां बोला गया है कि पहले लास्ट मंथ की बची हुई आईटीसी को करंट मंथ की आईटीसी के साथ ऐड कर दिया जाएगा, फिर करंट मंथ की टैक्स लायबिलिटी के साथ उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर आईटीसी वहां पर भी ज्यादा है तो टैक्स जमा करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आईटीसी वहां पे कम है तो हमें टैक्स जमा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा ना? ये है हमारा इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म। अब है आईटीसी का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, सेट ऑफ कैसे होता है, वो चीज हमको समझना है। ये एग्जांपल सबको समझ में आ गया?
कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, दोबारा बता दें। आगे समझ में ना, यानी पिछले महीने इतना बचेगा वो हमारा वापस नहीं होगा, हमारे खाते में वापस नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, वो अगले महीने की आरटीसी के साथ जाकर जुड़ जाएगा, अगले महीने की आरटीसी के साथ जुड़ जाएगा। तो ठंड का आनंद मिल रहा आप लोगों को? पढ़ने के सबसे बढ़िया मौसम यही है, क्योंकि इस मौसम में शरीर में आलस से होता, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, तो चुपचाप घर के भीतर आप रजाई के भीतर बैठ के पढ़ सकते हैं। हाँ, और नींद भी बहुत ज्यादा आती है, सो भी सकते हैं आराम से, पढ़ते पढ़ते सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस मौसम में टाइम बहुत बचता है, बात समझ आ रहा ना, इस मौसम में टाइम की बचत बहुत ज्यादा होती है। टाइम की बचत कैसे? ठंड ज्यादा है, नहाएंगे नहीं तो ना कपड़ा उतारने में लगने वाला समय, ना पहनने में लगने वाला समय, ना कपड़ा सेलेक्ट करना है जो एक बार पहने हफ्ते भर चल रहा है, बात समझा रहा ना, ना तैयार होने में जो समय लगता है, मेकअप वेकअप का टाइम, ये सब बच जाएगा। तो ये सब टाइम बचेगा, सबके लिए बचेगा, तो वो सारा टाइम बचा के पढ़ाई में लगाना है, तो कितना प्रॉफिट है इस समय, है कि नहीं? तो हर चीज का टाइम बचेगा, जब कपड़ा कपड़ा रोज चेंज नहीं करेंगे, गंदा भी कम होगा, साफ भी कम करना पड़ेगा, खर्चा भी बचेगा, पानी की बचत होगी। हाँ, हर चीज की बचत। क्या हुआ? हर चीज की बचत होगी कि नहीं? ये मौसम सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट। हाँ, ध्यान दीजिए। अब आईटीसी का सेटअप कैसे होगा? अगर हमारे पास आईटीसी बची है सेंट्रल टैक्स के रूप में, अगर हमारे पास आईटीसी बची है सेंट्रल टैक्स के रूप में, तो पहले उसको हम एडजस्ट करेंगे सीजीएसटी के साथ, उसके बाद अगर बच गया तो एडजस्ट करेंगे आईजीएसटी के साथ, उसके बाद बच गया तो एसजीएसटी के साथ। ये इसका ऑर्डर है, क्रम बनाया गया। उसके बाद अगर हमें हमारी आईटीसी बची हुई स्टेट टैक्स के रूप में, तो पहले जीएसटी के साथ, फिर आईजीएसटी के साथ, फिर जीएसटी के साथ। टैक्स बचा है तो पहले आईजीएसटी में एडजस्ट होगा, फिर सीजीएसटी में, फिर एसजीएसटी में। और अगर हमारे पास यूजीएसटी बचा है तो पहले यूजीएसटी के साथ, फिर आईजीएसटी के साथ, फिर सीजीएसटी के साथ, इसी क्रम से वो एडजस्ट होता चला जाएगा। हालांकि ये सिस्टम अब जो है ऑटोमेटिक हो गया, आप जीएसटी के पोर्टल पर जब रिटर्न फाइल करेंगे तो ये जो एडजस्टमेंट करना है, ये एडजस्टमेंट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पोर्टल पर बकायदे टेबल में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, वहां आपको करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस गवर्नमेंट ने एकदम ऑनलाइन कर रखा है, रिटर्न फाइल करते समय इसको ऑनलाइन आसानी से आप मेंशन कर सकते हैं। बस जो है ना, पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक यही बता रहा है कि हमारे पास आईटीसी सेंट्रल टैक्स में बचा है, हमने लोकल परचेज किया, हमारे पास आईटीसी आ गया सीजीएसटी और एसजीएसटी में, वो आईटीसी हमारा बचा हुआ है तो उसको पहले हम सीजीएसटी में एडजस्ट करेंगे, फिर एसजीएसटी में एडजस्ट करेंगे, यही इसमें बताया गया। तो इसके बाद है रिटर्न, ये रिटर्न अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, ये पहले जीएसटी का कुछ एंट्रीज वगैरह बता ले हम, हमारे पास कुछ डेटा आ जाए। क्यों दिमाग भर गया? हम पढ़ाएंगे नहीं, बता रहे हैं, जीएसटी रिटर्न अभी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, कल से अब आप लोगों का स्टार्ट होगा नया लेसन। विनीत माइक ऑफ करो, ये भैया माइक को बंद कर लो तुम लोग, ठीक है? अब देखो ध्यान से, ये अभी रिटर्न वाला हम टॉपिक आपको नहीं बताएंगे क्योंकि अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, अभी जीएसटी को आप लोगों ने अच्छे से समझा नहीं है। तो कल से हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, लेसन 4 पर आएंगे, और हम लोग कल से अपना टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करना बता दिया गया है, इंस्टॉल करना बता दिया गया है, कंपनी बनाना बता दिया गया है,
अब उसमें जीएसटी का फीचर इनेबल करेंगे, जीएसटी के लेजर्स बनाएंगे, CGST, SGST, IGST ये सब बनाएंगे, कुछ परचेज की एंट्री करेंगे, कुछ बैलेंस शीट की एंट्री करेंगे, इस तरह के कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। बात समझ आ रहा ना? तो कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। जो लोग एब्सेंट होने का मूड बना रहे हैं अपना मूड बदल दीजिए। क्या चीज खत्म? तो डिपेंड करता है कि कितने स्पीड में पढ़ाया जाएगा। अगर कहो तो स्पीड बढ़ा के 1 हफ्ते में खत्म कर दो। हाँ हाँ, हम बता देंगे। डेटा हो तो ले आइए, उसी बता देंगे। बात समझ में आ रहा ना? ये पूछ रहे हैं सर जीएसटी कितने दिन में खत्म होगा टैली? तो वो डिपेंड करता है कितनी स्पीड से पढ़ाया जाएगा। अगर कहिए तो 1 हफ्ते में पूरा खत्म कर दे पढ़ा। पढ़ा के फिर बैक आके दोबारा पढ़ा दीजिए। इसे 2-3 बार पढ़ाते रहिए, जब तक ठंड चल रहा तब तक टैली चलता रहे। हाँ, तो कोई एब्सेंट नहीं होगा कल। जो एब्सेंट होगा उसको समझ में नहीं आएगा, फिर प्रैक्टिकल उसका छूट जाएगा। अब तक थ्योरी था, घर से पढ़ लेते थे, अब प्रैक्टिकल आना जरूरी है। जो लोग ऑनलाइन पढ़े वो भी कोशिश करें आने के लिए ना। ये 3 होनहार बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। ठंड से बच कर रहिए, जूता उता पहनकर।